नीट 26 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नीट में हर साल ही 5 से 6 सवाल सिर्फ सीक्वेंस के ऊपर पूछे जाते हैं। पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा डेडिकेटेड वीडियो नहीं जहां पे क्लास 11th और 12th की न्यू एनसीईआरटी बायोलॉजी में जितने भी सीक्वेंस दिए गए हैं वो कवर करवाया जाए। इस वीडियो के अंदर चैप्टर वाइज तरीके से जितने भी सीक्वेंस और पाथवे जो है वो हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकता है, नीट 26 में कौन से पाथवे पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग 1.5 की स्पीड पे लगा देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, रोज सुबह 10 बजे इसी चैनल के ऊपर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होता है। एक बार जाके आप उसका रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको नीट में देखने को मिल सकता है। और ट्रैक प्रेप के ऊपर आज हम लोग यूनिट 2 जो है उसके 180 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 2 क्लास 11th का आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ट्रैक प्रेप पे पोल बेस्ड क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट किंगडम से। सो प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास बहुत सारे की कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे सो बेसिक प्लांट लाइफ साइकिल के सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। कोई भी प्लांट होता है जनरली वो स्पोरोफिटिक स्टेज में होगा, डिप्लॉयड होगा, उसके अंदर मियोसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर आपका हैप्लॉयड होगा। वो स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा जो कि हैप्लॉयड होगा और वो गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमीट्स बनाएगा और ये गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा एंड देन जाइगोट बनाएगा और जाइगोट की प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी और वो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से वापस से स्पोरोफाइट बनता है। ये एक जनरल लाइफ साइकिल होता है किसी भी प्लांट के अंदर। आइए अगला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए आपकी ना सिलेबस के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ लिखा हुआ है, ये उसी का पार्ट है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो जाइगोट होता है ओनली डिप्लॉयड स्टेज वाला, वो मियोसिस करता है सबसे पहले और वो स्पोर्स बनाएगा। और ये स्पोर तुम्हारे एक्चुअली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं क्या, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये तुम्हारे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मिलके बनाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं और ये गैमेटोफाइट बाद में माइटोसिस करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसे अपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं जी। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का सीक्वेंस है। अब आगे बढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। सो डिप्लॉन्टिक में हमारे पास डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है जो कि स्पोरोफिटिक है, ठीक है। ये मियोसिस करेगा ड्यूरिंग व्हेन, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा और गैमीट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद डिप्लॉइड प्लांट बॉडी आपके पास बनता है। ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आगे बढ़ते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक या इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल। अब देखिए डिप्लॉन्टिक आपका एंजियो और जिम्नोस्पर्म शो करता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपका ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट शो करता है। इसमें ये होता है कि जो स्पोरोफाइट है जो कि तुम्हारा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ये मियोसिस करके आपका स्पोर बनाएगा और ये स्पोर उसके बाद जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक स्टेज डेवलप करेगा जो कि आपका हैप्लॉइड होगा और उसके बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। ये गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा और ये तुम्हारा जाइगोट बाद में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, विद बोथ मल्टीसेलर गैमेटोफाइट एंड मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टीसेलर आपके होते हैं जी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। आइए फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे अलगे की जनरल सेक्सुअल साइकिल कैसे होती है अलगे की, तो अलगे में अगर हम बात करेंगे तो थैलस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस और उसके बाद एक न्यू थैलस का डेवलपमेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल टाइप। तो ये यूजुअली क्या शो करता है आपके पास, ये हैप्लॉन्टिक शो करता है। डिप्लॉन्टिक कौन शो करता है उसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैप्लॉन्टिक आपका अलगे शो करता है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगे। अलगे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो आइजोगेमी, एनाइजोगेमी या ओगेमी। ये इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन पैटर्न है बेटा जी गैमीट्स का, जो कि कॉमनली तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दिया गया है। इसके बाद ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखते हैं। ब्रायोफाइट्स, सो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले स्पोर होता है क्या, और उस स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है प्रोटोनीमा और उसके बाद लीफी गैमेटोफाइट बनता है। फिर उसके बाद तुम्हारा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनेगा। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर वो जाइगोट तुम्हारा एम्ब्रियो बनाएगा। फिर स्पोरोफाइट, अभी स्पोरोफाइट तुम्हारा डिफरेंशिएट करेगा फूड सीटा और कैप्सूल में और मियोसिस कैप्सूल के अंदर होता है और फिर से तुम्हारे स्पोर बनेंगे और ये लाइफ साइकिल फिर कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है जी। तो एक बार वीडियो को पॉज करते करते रिवाइज करते हुए चले जाना। अगर हम बात करेंगे बेटा जी मॉसिस का सीक्वेंस, मॉसिस का, तो स्पोर है उसके जर्मिनेट से बनेगा प्रोटोनीमा, देन लिफी स्टेज। लिफी स्टेज के बाद सेक्स ऑर्गन होता है जो जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे और उनके फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनेगा और उससे तुम्हारे पास स्पोर का फॉर्मेशन होता है जी।
क्लियर है। अगर हम लीवर रूट्स के सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास स्पोर है और ये स्पोर के जर्मिनेशन से बढ़ेगा, थैलॉइड गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, स्पोरोफाइट्स, और बाद में चल के तुम्हारे स्पोर बनेंगे। ये हो गया तुम्हारे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल के बारे में। सो टेरिडोफाइट में सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट्स है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया होगा, साक होगा, उस साक में मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे जी। वो स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा प्रोथेलस, गैमेटोफाइट बनेगा, और उसके बाद वो डेवलप करेगा एंथ्रीडियन आर्चिगोनिया, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। फिर तुम्हारे गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा वाटर्स के अंदर, और उसका जाइगोट का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। फिर वो जाइगोट जो है बेटा जी वो एम्ब्रियो में तुम्हारे पास इवॉल्व करेगा और उससे तुम्हारे पास एक न्यू स्पोरोफाइट बनेगा। बट टेरिडोफाइट में एक होमोस्पोरी का सीक्वेंस और हेट्रोस्पोरी का दो अलग अलग सीक्वेंस होता है। आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं जी। होमोस्पोरी में क्या होता है कि स्पोरोफाइट रहता है और इनसे एक ही प्रकार के स्पोर बनेंगे बनेंगे आइए एक प्रकार के, और तुम्हारे पास ये बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स या प्रोथेलस डेवलप होते हैं जी। हेट्रोस्पोरी सीक्वेंस में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट्स रहते हैं वो दो प्रकार के स्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं, ठीक है। देन तुम्हारे पास अब माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा आपके पास, ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जी, ठीक है। तो ये बात एक आपको पता होना चाहिए। सीड हैबिट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ही आपको पता होना चाहिए। देखो आपको हेट्रोस्पोरी देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। ये जो हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरी होता है, ये रिटेन करेंगे, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, ये रिटेन करेंगे। देन प्रोटेक्शन होगा, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और उसके बाद सीड हैबिट का टेंडेंसी देखने को मिलता है। ये हो गया तुम्हारा सीड हैबिट की इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया आएगा जो कि मेल कौन है, उनसे पोलन ग्रेन बनेगा, विंड पॉलिनेशन होगा, एंड ओव्यूल तुम्हारे पास मेगा स्पोरोफाइल पर डेवलप करेंगे जो कि तुम्हारा फीमेल कौन है। देन फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, और तुम्हारे नेकेड सीड बनते हैं जी। अब ओवरऑल जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे होती है एक बार उसको देख लीजिए। तो जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट तुम्हारे स्पोरोफाइट्स होंगे, कोन्स, देन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा कोन्स के अंदर बन रहे। इसके बाद गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा स्पोर के अंदर, पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन, और फर्टिलाइजेशन होगा, बट सीड का फॉर्मेशन होगा, और उस सीड के जर्मिनेशन से न्यू स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा जी एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के बारे में। तो स्पोरोफाइट से फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। पॉलिनेशन होगा तो मेरे पास क्या होंगे जी, पोलन ग्रेन जाएंगे फीमेल के बाद, फिर उसके बाद पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, देन डबल फर्टिलाइजेशन होगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फिर बाद में एम्ब्रियो और डिफरेंशिएट करके तुम्हारे पास क्या बनाएंगे, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर जो सीड है वो जर्मिनेट करके तुम्हारे स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे जी। तो ये कंसाइज तुम्हारा पूरा का पूरा सीक्वेंस हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या पॉसिबल सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। एक तो रूट का टिप रीजन, सो रूट कैप से शुरू होगा, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैच्यूरेशन रीजन, रूट एयर जोन आपके पास आ जाएंगे जी। एम्ब्रियो एक्सेस डेवलपमेंट इन द प्लांट पार्ट्स, किस तरीके से एम्ब्रियो एक्सेस का डेवलपमेंट होगा। सो रेडिकल है, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप करेंगे, और प्लीम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप करते हैं। अब टैप रूट की ब्रांचिंग ऑर्डर देखिए, सबसे पहले प्राइमरी रूट आएगा, देन सेकेंडरी रूट, और फिर बाद में टर्शरी रूट आपके पास आता है जी। अब सुनिएगा, जो फ्लोरल वर्ल्स है इनका ऑर्डर आउटर टू इनर, ये पेपर में आपके आता ही आता है, आउटर टू इनर अरेंज करो। तो सबसे आउटर तुम्हारे पास कैलेक्स होगा, देन कोरोला, एंड्रोइशियम, और इनर मोस्ट गाइनोइशियम होगा, ओके। स्टेमन का पाथवे देखो, स्टेमन का पाथवे, तो सबसे पहले तुम्हारा फिलामेंट होगा, देन एंथर आएगा, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे अपन कहते हैं, और उसके अंदर तुम्हारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। कार्पल पिस्टल का पाथवे देखो, तो आपके पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तुम्हारे ओव्यूल जो कि इनर मोस्ट रहेंगे, सब पता होना चाहिए तुमको। ओव्यूल टू सीड देखो, और ओवरी टू फ्रूट कन्वर्जन, तो ओव्यूल तुम्हारा सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब अगला बेटा जी, सीड का स्ट्रक्चर सीक्वेंस देखो, सबसे पहले सीड कोट होगा, देन अंदर कॉर्डिलेडॉन्स, फिर एमिनो एक्सिस देखने को मिलेगा, और उसके अंदर एमिनो एक्सिस पे तुमको प्लीम्यूल्स और रेडिकल देखने को मिलेंगे, रेडिकल से रूट और प्लीम्यूल से शूट सिस्टम। फ्लावरिंग प्लांट्स में ऑर्गन की हायरार्की क्या होती है, पहले सेल और टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, फिर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स हमारे बनते हैं जी, क्लियर है। आइए अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सीक्वेंसेस के बारे में जी। अब देखिए
रूट टिश्यू का सीक्वेंस देखिए, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर। सबसे बाहर तुमको इपिब्लेमा मिलेगा, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वास्कुलर बंडल, और सबसे अंदर तुमको पिथ देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेम की जो स्टेम टिश्यू का सीक्वेंस देखिए, आउटसाइड टू इनसाइड, स्टेम टिश्यू का सीक्वेंस देखना। तो सबसे बाहर इपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर बंडल, और फिर तुम्हारे पास पिथ आएगा। वैस्कुलर टिश्यू का ऑर्डर देखिए जी, तो जाइलम में अगर हम बात करेंगे तो ट्रकीट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा आएगा। फ्लोएम के बारे में बात करेंगे तो सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, अगर जिम्नोस्पर्म रहेगा तो एल्बुमिनस सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। वाटर का कंडक्शन कैसे होता है बेटा, पानी का कंडक्शन प्लांट बॉडी के अंदर। सो रूट हेयर्स के थ्रू कॉर्टेक्स, देन जाइलम, स्टेम के जाइलम में जाएगा और उसके बाद लीफ के जाइलम में जाएगा जी। ये एक आपको पता होना चाहिए। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में क्या क्या सीक्वेंस पॉसिबल देखने को मिल सकता है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेल साइकिल कैसे होगा, G1, S, G2 और एम फेज। और एम फेज में क्या होगा जी, पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में तुम्हारे 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद होगा तुम्हारे पास क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो दोनों तुम्हारे पास अलग अलग होता है जी। अगला माइटोसिस में अगर हम बात करेंगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस तुम्हारा चलेगा। मियोसिस 1 में तुम्हारे पास प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब जो सब स्टेज बनाया गया प्रोफेज 1 का, वो किसके बेसिस पे बनाया गया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे या बिहेवियर के बेसिस पे, मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सो इसमें 5 स्टेज आएगा, लिप्टोटीन आएगा पहले, देन जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। मियोसिस 2 में सेम वही है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। क्रोमोसोमल इवेंट के सीक्वेंस देखिए, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, देन क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा, फिर वो क्रोमोसोम अलाइन करेंगे तुम्हारे मेटाफेज में, फिर सेपरेट करेंगे एनाफेज में और डीकंडेंस कर जाएंगे टीलोफेज में। ये 2017 में सवाल पूछा गया था। क्रॉसिंग ओवर का रिलेटेड ऑर्डर देख लो जी, तो पहले साइनेप्सिस होगा, देन बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद टेट्राड स्टेज आएगा, देन क्रॉसिंग ओवर होगा, और फिर क्याजामाटा आपके पास विजिबल होंगे जो कि एक्स शेप्ड होते हैं जी। क्लियर है। आइए इसके बाद तुम्हारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में कैसे पॉसिबल सीक्वेंसेस देखने को मिल सकता है। देखिए सो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले पिगमेंट एक्साइटेशन चेन कैसे काम करता है, पहले लाइट आपका एब्जॉर्ब होगा, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिलीज कर जाएंगे और देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है कि ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़िए, लाइट रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन फ्लो देखिए, लाइट रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन फ्लो, फोटो सिस्टम 2, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन तुम्हारे प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, देन साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा और प्लास्टोसाइनिन से PS1 के पास जाएगा, और यहां से फेरोडॉक्सिन, देन NADP रिडक्टेज, और बाद में तुम्हारा NADPH का फॉर्मेशन होता है। जो हो गया तुम्हारे पास किसका जी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोलाइसिस लिंक्ड सीक्वेंस कैसा होता है, देखो वाटर तुम्हारे स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन के अंदर जी। ठीक है, अब सुनिए ATP और NADPH का जनरेशन ऑर्डर देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, देन प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा, ATP का सिंथेसिस होगा, PS1 में रिडक्शन होगा एंड प्रोडक्ट का, और तुम्हारे NADPH बनते हैं। केल्विन साइकिल का सीक्वेंस क्या, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तुम्हारे पास C3 पाथवे में कैसे होगा, देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP मिलेंगे और 3PGA बनेगा जो कि ट्राइओस फॉस्फेट है, और बाद में RUBP का रीजनरेशन होगा, मतलब शुगर का फॉर्मेशन आपका देखने को मिलता है। अच्छा मुझे ये बताना कि C3 पाथवे कहां पर चलता है, C3 प्लांट में, मीजोफिल या बंडल सेल में। आइए C4 पाथवे में क्या होगा जी, मीजोफिल में फिक्सेशन होगा पीपी कार्बो, मीजोफिल सेल्स के अंदर पीपी कार्बोक्सिलेज फिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और बनाएंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 3 कार्बन कंपाउंड है। आइए जी, उसके बाद मैलेट और एस्पार्टेट बनेगा, और ये फिर बाद में बंडल शीट सेल में जाते हैं जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब यहाँ पे दूसरा तुम्हारा केल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, जेडिस्की में PS2 से तुम्हारा एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, PS1 का एक्साइटेशन और NADPH का फॉर्मेशन। देखो फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा हरदम NADPH ही बनेगा। आइए लीफ गैस एंड वाटर लूट, देखो वाटर रूट वाटर अपटेक करेगा, जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, लीफ के पास जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा और तुम्हारा ट्रांसपीरेशन होता है जी। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पॉसिबल आपको ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ओवरऑल अगर तुम रेस्पिरेशन का अगर ऑर्डर देखोगे, इनमें पहले तुम्हारे को ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद पायरोवेट का फॉर्मेशन होगा जी, है ना, 10 स्टेप का रिएक्शन। इसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाएगा अगर तुम्हारे एरियोबिक रहेंगे, देन ईटीएस जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका होता है जी। अब ग्लाइकोलिसिस कार्बन पाथवे जो कि 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, इनमें पहले ग्लूकोज होगा, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उनसे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन पीजीएल एंड डीएचएपी बनेगा, और लास्ट में तुम्हारा पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये पाथवे आप लोग को पढ़ लेना है। सर ये पाथवे कहाँ पर चलता है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में? इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। अगला सवाल, एरियोबिक फेट देखिए पायरुवेट का, तो जो पायरुवेट है जो बना है ग्लाइकोलिसिस में, वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा लिंक रिएक्शन में, देन टीसी साइकिल में एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट तुम्हारे पास फॉर्म होंगे जी, है कि नहीं, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब क्रेब साइकिल का सीक्वेंस देख लो। अब एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे ऑक्सिलो एसिटेट से मिलेंगे तो सिट्रेट बनेगा, उसके बाद आइसोसिट्रेट बनेगा, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, देन सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, और लास्ट में ऑक्सिलो एसिटेट, और ये साइकिल वापस से क्या बनाएगा जी, और जो ऑक्सिलो एसिटेट बना है वापस एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलेगा और तुम्हारे पास क्या बनाएगा बेटा, साइकिल को कंटिन्यू चला देगा जी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके लिए सिट्रेट तुम्हारे 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सीक्वेंस देखो, तो NADH और FADH, तो देखो यहाँ पे NADPH नहीं है, NADPH तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में थे, तो इनका जैसे डोनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन उसको कैरी करेगा और ऑक्सीजन इसका फाइनल एक्सेप्टर है, और अल्टीमेटली तुम्हारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एनारोबिक पाथवे में क्या होगा जी, पायरोवेट है उनसे बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और पायरोवेट से तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड भी बन सकता है जी, ये पता होना चाहिए। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम बात करेंगे तो सीड टू प्लांट अगर आप देखोगे तो पहले सीड की इम्बाइबेशन होती है, वो जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग की स्टैब्लिशमेंट होगी, तुम देखो आपको एक डायग्राम दिया गया है प्लांट ग्रोथ में, ये वही है। देन वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटनिंग होगा, बाद में सेनेसेंस आपका होगा जी। ग्रोथ कर्व के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले लैग फेस होगा, देन लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज। डिफरेंशिएशन चेन के बारे में बात करेंगे तो पहले सेल डिवीजन, देन इलोंगेशन, देन डिफरेंशिएशन, फिर बाद में मैच्योरेशन होता है। डेवलपमेंटल में पहले डी डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद री डिफरेंशिएशन होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए जी। क्लियर है? अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं जी। ओके, कुछ छूट तो नहीं रहा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज हमारे पास एक और एक चीज है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, फ्रॉग और कॉकरोच का, वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे जी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक बार इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो एयर पाथवे ह्यूमंस के अंदर वो कैसे होता है जी, एक्सटर्नल लेयर्स, देन नेजल चेम्बर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास एयर पाथवे, ये पता होना चाहिए। गैसेस डिफ्यूजन पाथवे देखो, तो एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर इपिथीलियम, कैपिलरी वॉल, ब्लड प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी और हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट चेन, इनहेल्ड एयर एल्विलाई कैरी करेगा, देन ब्लड के पास जाएगा, देन टिश्यू, सेल्स और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करना शुरू कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्स पाथवे कैसा है, टिश्यू से ब्लड, देन लंग्स, देन एल्वियोलाई, देन तुम्हारे एटमॉस्फेयर। क्लियर है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पाथवे दिए गए, ध्यान देना बच्चों। ब्लड का फ्लो हार्ट में कैसे होता है जी, सो वेना कावा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, देन राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एओटा, और उसके बाद वो बॉडी में चला जाएगा जी। ठीक है, तो ये ब्लड का पाथवे। डबल सर्कुलेशन, राइट हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, देन लेफ्ट हार्ट से सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगा, ये पता होना चाहिए भैया। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड, देन लंग्स में, देन पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करवाएगा, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, बॉडी टिश्यू, वेना कावा, राइट एट्रियम के पास जाएगा जी। देन अगर हम बात करेंगे सर कार्डियक कंडक्शन के बारे में, कंडक्शन किस तरीके से होता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस एंड परकुंजी फाइबर्स। अब क्लॉटिंग सीक्वेंस देख लो जी, पहले इंजरी और ट्रैमा होगा,
देन प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यूज रिलीज करेंगे क्या, क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको अपन टिश्यू फैक्टर्स भी कहते हैं। देन थ्रोम्बोकाइनेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराएगा। देन थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा और इससे तुम्हारा क्लॉट फॉर्म होता है जी। लिम्फ का रिटर्न रूट देखो, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा, देन लिम्फ वेसल और उसके बाद वेनस ब्लड में मिल जाता है जी। आरबीसी की लाइफ साइकिल जो होती है, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, ब्लड में सर्कुलेट करेगा और स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्प्लीन और लीवर में। ठीक है, आइए जी। हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट देखो, ऑक्सीजन लोडिंग इन द लंग्स ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में और अनलोडिंग आपका टिश्यू में हो जाता है जी। ठीक है, अब एक्सक्रीशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बेटा जी सीक्वेंस दिए गए। देखो, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आएगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और बाद में टिब्यूलर सिक्रेशन। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए जी। ये किसका है जी, यूरिन फॉर्मेशन का बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिल्टरेट का फ्लो थ्रू दी नेफ्रॉन। फिल्टरेट कैसे फ्लो करेंगे, नेफ्रॉन के थ्रू। सो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एनली डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, देन असेंडिंग लिम्ब, फिर डीसीटी और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। बढ़िया, क्रेजी। अगला सवाल, यूरिन का आउटफ्लो कैसे होता है जी। देखो, पहले कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में जाएगा, देन यूरेटर, देन ब्लैडर और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। ब्लड का फिल्टरेशन रूट क्या है, रीनल आर्टरी ब्लड को कैरी करेगा एफरेंट आर्टीरियोल में, देन ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टीरियोल, देन उसके बाद पेरिटिबुलर कैपिलरीज में जाएगा मतलब वासा रेक्टा, और देन इरीनल वेन में चला जाएगा जी। फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है, काउंटर करंट पाथवे का लॉजिक क्या है। देखिए, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वाटर मूवमेंट का, एंड असेंडिंग लिम्ब और सॉल्ट मूवमेंट, और वासा रेक्टा का के बीच में एक्सचेंज होगा क्या, मतलब अगर कोई डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली होगा तो असेंडिंग लिम्ब होगा वासा रेक्टा का, और इन्हीं के बीच में तुम्हारा एक्सचेंज होता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, यूरिन का फ्लो और मिचुरेशन पाथवे देख लीजिए। तो यूरिन का आउटफ्लो कैसे होता है जी, पहले कलेक्टिंग डक्ट, देन रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा। लेकिन मिचुरेशन रिफ्लेक्स में कैसा होता है जी, पहले ब्लैडर की फिलिंग होती है, देन ब्लैडर स्ट्रेच करेगा, न्यूरल सिग्नल जाएगा, डेट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन स्फिंक्टर तुम्हारा रिलैक्स करेगा और बाद में यूरिनेशन होगा जी। ठीक है, तो इसके आने के पेपर में चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, हीमोडायलिसिस पाथवे देखिए जी। सो ब्लड तुम्हारे पेशेंट से के कन्वीनियंट आर्टरी से निकालते हैं क्या, उसके बाद डायलिसिंग ट्यूब में डालेंगे, देन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं और उसके बाद प्यूरिफाई करके ब्लड को वापस से पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन कौन से पाथवे देखिए, सबसे पहला है मसल कॉन्ट्रैक्शन पाथवे। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले बात मोटर न्यूरॉन से स्टिमुलस जनरेट होगा, एसिटाइल कोलिन तुम्हारे रिलीज होंगे एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होंगे ये। इसके बाद सार्कोप्लेमा का डीपोलराइजेशन होगा, देन एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड करेंगे थ्रू आउट द मसल फाइबर, और जो कैल्शियम है वो रिलीज होगा तुम्हारे सार्कोप्लाज्म के अंदर। ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड कर जाएगा और ये तुम्हारे जो एक्टिव साइड है एक्टिन का वो अब खुल गया है, और मायोसिन का जो हेड है वो जाके बाइंड कर जाएगा तुम्हारे एक्टिन्स के साथ। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, देन पावर स्ट्रोक जनरेट होगा बिकॉज ऑफ एडीपी से एटीपी तुम्हारे पास फॉर्म हो जाएंगे, और एक्टिन तुम्हारे पास स्लाइड करेगा अंदर की ओर इनवर्ड, और सार्कोमेयर तुम्हारे शॉर्ट होंगे और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होता है जी। तो ये पाथवे जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिलैक्सेशन पाथवे कैसा होता है कि न्यूरल सिग्नल, न्यूरल जो स्टिमुलेशन है वो जैसे ही रुकेगा, कैल्शियम वापस से तुम्हारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जो है वापस से कवर हो जाएंगे, एक्टिव साइड से कवर्ड हो जाएंगे, कैल्शियम आके कवर कर लेगा। देन तुम्हारे पास क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगा एंड तुम्हारे मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे जी। ठीक है, अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या है जी देखिए। तो न्यूरल इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट कैसे करता है, डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंपल्स अराइव करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, देन तुम्हारे पास जो रिसेप्टर है वो बाइंड होगा, और उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सेज डेवलप होते हैं जी। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है, रिसेप्टर होंगे, सेंसरी न्यूरॉन होंगे, सीएनएस या इंटरन्यूरॉन होंगे, देन मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन्स के ऊपर वो इंपल्स जाएगा जी। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखिए किस किस तरीके का सीक्वेंस दिया गया है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड एक्सिस, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन्स डेवलप किया, वो गया पिट्यूटरी के ट्रॉफिक हार्मोन्स के बाद, उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारे पास रिलीज करेंगे। ठीक है, फाइनली हार्मोन्स तुम्हारे
एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और वो टारगेट टिश्यू में जाके काम करेगा। अब थायराइड में क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में टीएसएच को स्टिमुलेट करेंगे और थायराइड थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन तुम्हारा शुरू हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टिकल्स रेगुलेशन किस तरीके से होता है, देखो हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा और एसीटीएच का सिक्रेशन कराएगा और वो जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा जी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन एक्सेस देखो किस तरीके से काम करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पीएसएच एफएसएच एंड एलएच के ऊपर और ये लोग जाके गोनाड्स पे काम करेंगे और ये तुम्हारे पास सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। हार्मोन का रिस्पॉन्स कैसे काम करते हैं, देखो अगर लो ब्लड ग्लूकोज हुआ तो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। अगर हाई ब्लड ग्लूकोज हुआ तो इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, ग्लूकोज का अपटेक होगा और ग्लाइकोजेनेसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। मतलब जब तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल गिरा, जब कहते हैं ना कि हमारा शुगर गिर गया है, तो इस दौरान क्या हो रहा है कि जो ग्लूकागॉन है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा रहा है, ठीक है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ा तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंसुलिन होगा ये ग्लूकोज की अपटेक करवाएगी, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस आपके पास। सो अभी हम बात करेंगे कैल्शियम रेगुलेशन के बारे में, अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले लो कैल्शियम होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्स करेंगे, यस। अगर कैल्शियम की लेवल अगर कम रहेगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन तुम्हारा रिस्पॉन्स करेंगे, अगर कैल्शियम की लेवल ज्यादा रहेगी तो कैल्सिटोनिन अब डील करेगा उससे, ठीक है। आइए जी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे पाथवे, फटाफट एक एक को रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन मियोसिस होगा किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और उसके बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जी। पोलन डेवलपमेंट देख लीजिए, तो माइक्रोस्पोर होंगे, देन तुम्हारे टू सेल्ड पोलन बनेगा, देन वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स बनते हैं और वो आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाते हैं। एंथर वॉल लेयर्स आउटसाइड टू इनसाइड देखना एक बारी, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम है, देन बीच का लेयर है और सबसे अंदर तुम्हारा टपेटम है। मेगास्पोरोजेनेसिस देखिए, हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये मियोसिस कर रहे हैं, लीनियर टेट्राड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और एक फंक्शन हमारे पास मेगास्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जी। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, ये आगे चल के तुम्हारे 2 न्यूक्लिएट 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाएंगे और आगे चल के तुम्हारे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनते हैं जी, ठीक है। अब एपिपेरेटस का अरेंजमेंट देखिए, सिनर्जीड्स और एक्सेल जो है ये माइक्रोपाइलर एंड पर मिलते हैं क्या, और एंटीपोलर तुम्हारे चलाजल एंड पे मिलते हैं और पोलर न्यूक्लियाई तुम्हारे सेंट्रली लोकेटेड होता है जी। पोलन ट्यूब का पाथवे देखिए, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो एक्सेस, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल याद रखना, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करेगा। डबल फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस क्या होगा, एक मेल गैमेट तुम्हारे एक्स से फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तुम्हारा बनाएगा जी, क्लियर है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लीजिए, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाएगा, पेन तुम्हारा एंडोस्पर्म बनाएगा, ओव्यूल तुम्हारा सीड बनाएगा और ओवरी आपका फ्रूट बनाएगा, क्लियर है। चलो एम्ब्रियो जेनेसिस देख लेते हैं, तो जाइगोट से तुम्हारा प्रो एम्ब्रियो बनेगा, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है जी। सीड जर्मिनेशन देख लीजिए, वही सीड इम्बाइबेशन होगा, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, रेडिकल का इमर्जेंस होगा और प्लीम्यूल तुम्हारे ग्रो करेंगे जी, क्लियर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पाथवे देख लेते हैं आप कौन कौन से, देखिए तो ह्यूमन स्पर्म पाथवे क्या क्या है। ह्यूमन स्पर्म पाथवे में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडेमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा और उसके बाद बॉडी के बाहर स्पर्म आ जाएगा जी। फॉर्मेशन तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस क्या है बेटा जी, तो स्पर्मेटोगोनिया होगा डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है डिप्लॉइड होगा, मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जो कि एप्लॉइड होगा, बाद में स्पर्मेटिड बनेगा और बाद में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा जी। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, पहले तुम्हारे पास प्रीमोडियल फॉलिकल्स होंगे जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स होगा, देन टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे जिनको अपन एंट्रल फॉलिकल्स भी कहते हैं और अल्टीमेटली ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और ओव्यूलेशन में यही रप्चर करते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा एंड तुम्हारे पास कॉर्पस एल्बिकन्स का बाद में फॉर्मेशन होता है। oogenesis का सीक्वेंस क्या है, पहले उगोनियम होंगे, देन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के साथ पहला पोलर बॉडी ओवम और उसके बाद सेकंड पोलर बॉडी तुम्हारे पास बनते हैं जी।
ओवम का पाथवे कैसे होता है ओव्यूलेशन के बाद? ओवरी से निकला ओवम, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थेमस और यूट्रस। ठीक है, साइट लिंक्ड फर्टिलाइजेशन चेन देख लें। सबसे पहले इंसेमिनेशन होगा, फिर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा, एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का बाद में फॉर्मेशन देखने को मिलता है जी। ठीक है, मेमरी ग्लैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मिल्क पाथवे। एल्विलाई होंगे, मेमरी में तुम्हारे पास मिल्क फॉर्मेशन हुआ, मेमरी एम्प्यूला, सॉरी मेमरी टिब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्प्यूला, उसके बाद लैक्टिफरस डक्ट से होते हुए निप्पल और के थ्रू बॉडी के बाहर जाएंगे जी। ठीक है, एम्ब्रियो का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है जी? जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, मॉड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड उसके बाद इम्प्लांटेशन आपको यूट्रस में देखने को मिलता है बेटा जी। इसके बाद इम्प्लांटेशन रिलेटेड सीक्वेंस क्या क्या है? पहले ब्लास्टोसिस्ट अराइव करेंगे, देन अटैचमेंट होगा, देन इम्बेडिंग होगा एंडोमेट्रियम के अंदर, देन तुम्हारे पास प्लासेंटेशन होगा जी, प्लासेंटा का फॉर्मेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस कैसे काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस, तो मेंस्ट्रुअल फेज होगा पहले, देन फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव, देन ओव्यूलेशन, उसके बाद ल्यूटियल एंड सेक्रेटरी फेज आपके पास चलते हैं जी। हार्मोनल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो एफएसएच सबसे पहले बढ़ेगा, देन फॉलिकुलर ग्रोथ होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, एलएच सर जाएगा, ओव्यूलेशन होगा डे 14 पे, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा जो कि रिलीज करेगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन। पार्चुरेशन का रिफ्लेक्स चेन किस तरीके से काम करता है? फीटल इजेक्शन सिग्नल आएगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ देखने को मिलता है अपने को। सो मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क पाथवे किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले मेमरी एल्विलाई में तुम्हारे पास सिक्रीशन होगा, एल्विलाई में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, देन मेमरी ट्यूब्यूल उसको कैरी कर रहे हैं, डक्ट एंड उसके बाद मेमरी एम्प्यूला एंड लेक्टिफरस डक्ट और बाद में निप्पल के द्वारा जो मिल्क है उसको सक्ड आउट कर लिया जाता है। आइए, लैक्टेशन हार्मोनल सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले प्रोलैक्टिन होंगे वो मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प करेंगे एंड ऑक्सीटोसिन जो होगा वो मिल्क इंजेक्शन में आपको हेल्प करता है जी। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अगर हम सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा जी? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक चेन आपको देखने को मिलता है जी। इनमें ये होता है कि पहले हम गैमेट को कलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है इन विट्रो वेर एप्लीकेबल, और उसके बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा, मतलब गैमीट का ट्रांसफर देखने को मिलता है जी। ठीक है, आइए इसके बाद आईवीएफ और ईटी का रूट क्या है जी? एम्ब्रियो ट्रांसफर का पहले ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा इन विट्रो, बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद उस एम्ब्रियो को क्या करते हैं? फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिफ्ट और आईयूटी की लॉजिक किस तरीके से काम करती है? सबसे पहले जो अर्ली एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं फलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये आपके पास जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर होता है, और जो आईयूटी है जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर है, इसमें तुम्हारे पास जो लेटर एम्ब्रियो जो ट्रांसफर है उसको यूट्रस में सीधा ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, फर्स्ट वाली ये जिफ्ट के लिए काम करेगी और जो दूसरी वाली है तुम्हारे पास आईयूटी के लिए इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर के लिए काम करेगी। अच्छा, गिफ्ट क्या होता है? गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर डोनर अपना ओवम देगा, उसके बाद ये ट्रांसफर होगा फलोपियन ट्यूब के अंदर जी। एआई और आईयूआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सीमन को हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं और उसको आर्टिफिशियली हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे वजाइना और यूट्रस के अंदर जी। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव ऑर्डर का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में नेचुरल के बारे में बात किया गया है, देन बैरियर, देन आईयूडीज, उसके बाद ओरल पिल्स, और सबसे लास्ट में तुम्हारे पास सर्जिकल मेथड आएगा जिसमें वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आता है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस दिया गया है। सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए और उसके बाद प्रोटीन बनेगा। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग हायरार्की देखिए, पहले डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, देन क्रोमैटिन और उसके बाद तुम्हारे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन का सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है बेटा जी? अनवाइंडिंग होगा आपका अगर हम बात करेंगे रेप्लिकेशन सीक्वेंस के बारे में तो पहले अनवाइंडिंग होता है, डीएनए खुलेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, देन इलोंगेशन होगा, देन प्रूफ रीडिंग होगा और बाद में टर्मिनेट करेगा रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन का सीक्वेंस क्या है जी? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर होता है? सिग्मा, एंड टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर होता है। आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होगी? एचएनआरएनए, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग और मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ट्रांसलेशन का सीक्वेंस क्या है जी? जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, पहले एक्टिवेशन या चार्जिंग होगा अमीनो एसिड का, देन इनिशिएशन, इलोंगेशन और बाद में तुम्हारा टर्मिनेशन होगा जी। लैक ओपेरॉन किस तरीके से काम करते हैं जी? सबसे पहले रिप्रेसर या ऑपरेटर या प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स आपके पास होते हैं और ये बिहेव करते हैं
इंड्यूसर प्रेजेंट है या नहीं है इसके बेसिस पर पूरा का पूरा। लैक ओपेरॉन के ऊपर मैं प्रॉपर्ली पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जेनेटिक कोड का एक्सप्रेशन किस रूट में काम करता है? डीएनए मेरे ट्रिपलेट है, हमारे एमआरएनए कोडॉन्स के लिए कोड करेंगे, देन टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होता है और उनसे हमारी अमीनो एसिड बनती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है बेटा? पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे जी। देन इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन करेंगे उसको बैंड्स के बेसिस पर, एंड देन उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और ऑटो रेडियोग्राफी के हिसाब से फिर डिटेक्ट करते हैं कि क्रिमिनल कौन है। फिर मेसेसन स्टॉल इंटरफेरेंस ऑर्डर क्या था? सबसे पहले हैवी डीएनए को यूज किया गया, देन हाइब्रिड डीएनए, देन लाइट डीएनए को थ्रू आउट द जनरेशन को चेक किया गया जी। आइए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में क्या क्या सीक्वेंस दिया गया देखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो पाथवे क्या कहती है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे जेनेटिक पाथवे को। हम लोग जेनेटिक मटेरियल को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, हम लोग उसके बाद कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। इसके बाद एम्पलीफिकेशन होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट का, देन लाइगेशन होगा वेक्टर्स के अंदर, देन ट्रांसफर करेंगे उसे होस्ट के अंदर, देन सिलेक्शन करेंगे, फिर क्लोनिंग होगा जो एक्सप्रेस करेगा और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा उसको मार्केट में पब्लिश कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट पाथवे है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की लॉजिक क्या होती है? सबसे पहले रिकॉग्निशन साइट को पहचानो, काटो और तुम उसे आपको स्टिकी और ब्लंट एंड मिलेगा। पीसीआर का सीक्वेंस क्या है? डिनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन। आप मुझे इसका टेम्परेचर कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। आइए अगला, वेक्टर बेस्ड ट्रांसफर। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, वेक्टर में इंसर्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा और होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा जी। बायोरिएक्टर ब्रॉड सीक्वेंस क्या? सबसे पहले इनकुलेशन होगा, डेवलप होगा, उसके अंदर कल्चर मीडियम बनेगा, देन कल्चर ग्रो करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, देन रिकवर करेंगे और प्यूरिफिकेशन। कॉम्पिटेंट सेल ट्रांसफॉर्मेशन चेन किस तरीके से काम करता है? पहले कॉम्पिटेंसी इंडक्शन कराएंगे हम लोग, जो भी रिकॉम्बिनेंट है उसको फोर्सफुली बैक्टीरिया में इंसर्ट कराएंगे, डीएनए अपटेक करवाएंगे और सिलेक्शन करवाते हैं जी। क्लियर है? तो ये तुमको पता होना चाहिए। बायोटेक और उनकी एप्लीकेशन से देखिए किस तरीके से सीक्वेंस बनते हैं। जो बीटी टॉक्सिन एक्सप्रेशन लॉजिक है, पहले क्राइजिन को हम लोग आइसोलेट करेंगे, प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, वो एक्सप्रेस करेगा और वो इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा। आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे किस तरीके से काम करेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना देगा जो कि एमआरएनए साइलेंसिंग करेगा, जिससे कि तुम्हारा जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है मतलब ट्रांसलेशन है वो होगा ही नहीं। जीन थेरेपी में डिफेक्टिव जीन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे और इससे क्या होगा? एक्सप्रेशन जो वापस से रीस्टोर हो जाएगा जी। इसके बाद ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहले जीन की सिलेक्शन करेंगे हम लोग, देन क्लोनिंग होगा, देन ट्रांसफर, एक्सप्रेशन और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बायोपायरेसी और इथिकल फ्रेमवर्क किस तरीके से होता है? पहले रिसोर्स को हम लोग देखेंगे, देन डिस्कवर करेंगे, परमिशन लेके कमर्शियल यूज में उसको हम लोग लेकर आते हैं जी। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत ही प्यारा तुम्हारे पास क्वेश्चन बन के आता है, देखिए किस तरीके से। हमारे फूड चेन है, इसमें प्रोड्यूसर होगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। डेट्राइटस फूड चेन में तुम्हारे डेड ऑर्गेनिक मैटर आएंगे, देन डेट्रीवोर्स, डिकम्पोजर्स, सिंपलर सब्सटेंस एंड उसके बाद न्यूट्रिएंट पूल का फॉर्मेशन होता है। अब नीट 26 में गारंटी एक सवाल आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, डीकॉम्पोजिशन सीक्वेंस पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, देन लीचिंग, देन कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, बाद में मिनरलाइजेशन आपका होगा जी। अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले सन तुम्हारा प्रोड्यूसर है, ठीक है, सॉरी सन प्रोड्यूसर नहीं, सन से तुम्हारे पास सनलाइट आएंगी, प्रोड्यूसर के पास जाएंगी और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाएगी, पहले हर्बीवोर्स उसके बाद कार्निवोर्स के पास। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉग और कॉकरोच के पाथवे को देख लेते हैं। सो अगर आप अब देखेंगे तो अभी हम लोग फ्रॉग और कॉकरोच के ऊपर कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको सारे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉग की जो स्पर्म पाथवे है किस तरीके से होगी? स्पर्म टेस्टिस में बनेगा, देन वासा फ्रेंचिया, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, ये बात एक आपको पता होना चाहिए। इसका जो फ्रॉग की जो फूड पाथवे है वो माउथ, बक्कल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफिगस, स्टमक, डुओडिनम, इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर क्लोएका में तुम्हारा ओपन करेगा। फ्रॉग की जो एयर पाथवे है लैंड पर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होंगे, देन बक्कल कैविटी, देन लंग्स, और वाटर में तुम्हारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फ्रॉग की जो यूरिन पाथवे वो किस तरीके से काम करेगी? मेल्स के अंदर किडनी, देन यूरेटर जो है वो काम करेगा एज ए यूरिनरी डक्ट, मतलब स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही डक्ट से पास होते हैं।
और ये क्लोएका में ओपन करेगा। फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली क्लोएका में ओपन होते हैं जी। ठीक है, ये एक बात तुमको पता होनी चाहिए। कॉकरोच की जो फूड पाथवे है वो क्या है जी? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफिगस, क्रॉप, गिजार्ड, मिडगट, इलियम, कोलॉन और रेक्टम और सो एनएस तुम्हारे पास लास्ट यहाँ पे फूड पाथवे में आता है जी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आपको डाइजेशन देखने को मिलता है जी। कॉकरोच की अगर आप बात करेंगे रेस्पिरेशन पाथवे के अंदर, तो स्पाइरिकल्स होंगे, ट्रकिया, ट्रकियोल्स एंड देन टिश्यू। कॉकरोच के एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा? हीमोलिम्फ, मालफिजियन टिब्यूल्स, हाइंडगट, रेक्टम और ये एनस। कॉकरोच का जो मेल स्पर्म पाथवे, टेस्टिस, वासा डिफरेंस, स्माइनल वेसिकल्स, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मेल गोनोफोर। ठीक है, और जो फीमेल एग पाथवे, ओवरी, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट जो कि वजाइना, जैन चैम्बर और ये बाद में ऊथिका जो है वो रिलीज होगा जी। तो ये तुम्हारे पास टोटल जितने भी पॉसिबल सीक्वेंस है वो मैंने कवर करा लिए। अगर कोई भी सीक्वेंस अगर पेंडिंग बचता रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, दूसरे के लिए भी आपके पास हेल्प आउट हो जाएगा। आज शाम हम लोग 6 बजे 180 एमसीक्यूज करने वाले हैं बेटा जी। किसके ऊपर जी? यूनिट नंबर 2 के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है, सो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो। ये क्लासेस आपकी ट्रैक प्रेप पर होने वाली है। ओके, ये पेड क्लासेस है, कल वाली फ्री क्लास है लेकिन आज वाली क्लास पेड है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इनमें से किसी भी नंबर पे भेज देना। सो सत्यम तमन्ना विनय, दे विल एक्टिवेट वेरी इंस्टेंटली। तो आप फटाफट इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करवा दूंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस नहीं गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।